गेमेटोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ रहे थे। पहले हमने टेस्टिस की संरचना पढ़ी। अब हम बात करेंगे कि गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथीलियम है उस जर्मिनल एपिथीलियम से युग्मकों का निर्माण करना। अब जर्मिनल एपिथीलियम कहाँ होती है, ये बात हमने टेस्टिस की जो संरचना देखी थी उसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की टीएस देखी थी। तो उसके अंदर हमने ऐसे देखा कि ऐसे ऐसे सेल्स थी, ऐसे क्यूबोइडल सेल्स थी, और ये क्यूबोइडल सेल्स हैं, ये जो सेल्स की जो लेयर है ये जर्मिनल एपिथीलियम है। तो ऐसे ही ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी या जो टेस्टिस है, ये हमने बात कर ली थी कि टेस्टिस या ओवरी हैं ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं। और इसके अंदर ये जो सेल्स हैं जो जर्मिनल एपिथीलियम कहलाती हैं, इनके अंदर इनसे क्या होता है कि युग्मक बनते हैं। टेस्टिस की ये जो जर्म लेयर है इनसे तो बनते हैं स्पर्म बनते हैं, और जो ओवरी होगी उसमें ओवम या एग बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर इस जो सेल है जिसे हम जर्मिनल एपिथीलियम के हम ये कहते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, आदि जनन कोशिका है। इस जनन कोशिका के अंदर विभाजन होंगे और विभाजन से फिर युग्मक बनेंगे। ये क्या है, युग्मक है। तो युग्मक बनने का जो भी प्रोसेस होगा उसको गेमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो हम गेमेटोजेनेसिस में पहले हम स्पर्म जिस प्रोसेस से बन रहे हैं उसका अध्ययन करें। तो स्पर्म जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस में होती है। मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। अब ये कहाँ बनते हैं, ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की पहले वाले वीडियो में देखा था कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, और इसके अंदर ये जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं थी ये विभाजन कर रही थी, और फिर ऐसे ऐसे हमने देखा था, और आगे स्पर्म थे। तो ये हमने पहले देख चुके हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है उसे उस दो चरणों में विभाजित करते हैं। दो चरण हैं उसके। पहला चरण है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा चरण आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो दो चरणों में पूरी होगी। हम पहले बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स क्या है इस चरण के अंदर। तो इस चरण को पुनः इसमें तीन प्रावस्थाएं आती हैं। पहली हम जो प्रावस्था है उसे कहते हैं गुणन या मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, इसने विभाजन किए। इसने क्या किया, विभाजन की, बहुत सारे विभाजन किए। ये 2n कोशिका है, द्विगुणित होती हैं कोशिकाएं। तो इसने विभाजन किए। किस प्रकार के विभाजन किए? समसूत्री विभाजन किए, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन में हमें पता है गुणसूत्रों की संख्या जनक जो कोशिका है उसके समान रहती है। जो भी पुत्री कोशिकाएं बनी उसमें गुणसूत्र 2n ही थे। 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब 44 तो एलिंगी गुण हैं और अक्ष और वाई ये दो लिंगी गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र थे, उनसे माइटोसिस हुआ, और दो जो कोशिकाएं बनी हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या सेम है। तो ये विभाजन कहाँ हुआ है? इसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, इसमें ऐसे माइटोसिस होते रहते हैं, अनेक माइटोसिस होते हैं, और फिर क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया बनता है क्योंकि ये जो जर्म सेल है इसका नाम ही इसीलिए दिया कि ये आगे और विभाजन करके नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कर सके।
तो ये स्पर्मेटोगोनिया बन गए। तो गुणन प्रावस्था के अंदर अनेकों स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो दूसरी अवस्था आती है, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज, उसमें क्या होगा कि ये जो बहुत सारी बनी है, जैसे ये आगे और बन जाएंगी, ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन इनका। तो मल्टीप्लिकेशन अवस्था तो यहाँ तक की होगी कि ये बहुत सी संख्या में हो गई है। अब इसमें वृद्धि होती है, कि सब में वृद्धि होती है। और वृद्धि होती है तो उसमें जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो बनी है, इन स्पर्मेटोगोनिया में फिर वृद्धि होकर और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। क्या बनती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें भी गुणसूत्र उतने ही हैं। अब क्या होगा कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें ये प्रावस्था में प्रवेश करेगी तो परिपक्वन अवस्था आ जाएगी। तो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर फिर रिडक्शनल डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो जनक कोशिका है उसकी तुलना में आधी हो जाती है। जो भी पुत्री कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्र हैं वो आधे हो जाते हैं। तो जब ये डिवाइड होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिवाइड हुई तो ये दो पुत्री कोशिकाएं बन गई और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी है। तो इन जो दो कोशिकाएं बनी है, इन्हें फिर हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का जो दूसरा विभाजन होता है वो समसूत्री प्रकार का ही होता है, मतलब उसमें गुणसूत्र हैं वो उतने ही रहते हैं। तो इसके अंदर दोबारा से प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो और कोशिकाएं बन गई और इन कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटिड। इन्हें बोला जाता है स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये आकार में हम देखें तो ये गोल है, इसके अंदर बहुत सारे जीव द्रव्य भरा हुआ है। फिर क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिड है ये अपने आकार में चेंज करेगी और आकार में चेंज करने के बाद में स्पर्म बनेगा और स्पर्म है वो ऐसे होगा। तो ये गोलाकार थी और स्पर्म बना। तो स्पर्म के अंदर कई भाग होंगे, जैसे शीर्ष होगा, नेक होगी और मिडिल पार्ट होगा, टेल होगी। तो ये जो चेंज हुआ है इसके अंदर, जो चेंज हुआ है उस चेंज का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। बाकी का हम देखें तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोनों शब्दों में कहीं कंफ्यूज न हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस तो सारा प्रोसेस है और जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होना है। अब देखिए हम गुणसूत्रों की बात कर रहे थे, तो जैसे ये 44 + XY यहाँ तक यही है। अब इसके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो हम यो कह दें कि 22 + X ये तो इसमें आई और ये 22 + Y इसके अंदर
अर्धसूत्री प्रकार का था। अब इसी में जब इसने समसूत्री प्रकार से विभाजन किया तो 22 + x, 22 + x और इसमें 22 + y और 22 + y। तो x और y प्रकार के जो स्पर्म बने हैं वो इस तरह से बनते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है, स्पर्म का बनने का प्रोसेस है, वो लगभग 74 डे में कंप्लीट होता है। 74 डे में कंप्लीट होता है। अब जो ये स्पर्म बने हैं ये कहाँ रहते हैं, ये हमने पहले देख चुके हैं हम कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी जिसके अंदर हमने ऐसे ऐसे कोलुमनर सेल्स देखी थी, और कोलुमनर सेल्स का नाम था सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। इन सर्टोली कोशिकाओं की के जो है उसके अंदर इनका शीर्ष दशा रहता है, क्योंकि ये यहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं, ये यहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। अब ये जो सारा सिस्टम है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये हार्मोन्स के कारण प्रेरित होता है, और हार्मोन्स हैं वो वही एंड्रोजन हार्मोन जो हमने पहले देख चुके हैं, हम टेस्टोस्टेरोन जो था, टेस्टोस्टेरोन जो कहाँ से स्रावित था, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ये लीडिंग कोशिकाएं कहाँ थी, इन सर्टोली सेल्स के बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू था और उसके अंदर ये लीडिंग कोशिकाएं थी, और वो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कर रही थी। और इनका प्रेरण कहाँ से हो रहा था, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या हुआ था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हुए स्रावित हुए थे, जो रिलीज करने वाले होते हैं, और उन्होंने रिलीज किया था LH और FSH। और ये LH क्या करता था, ये LH लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करवाता है, और FSH जो सर्टोली सेल्स पर काम करता है। और वहाँ ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका स्रावन फिर होने के बाद में ये प्रेरण का जो काम है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो काम है, वो इसे टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो अब 74 डेज के अंदर जैसे ये सब कंप्लीट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग प्रत्येक दिन 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 तक स्पर्म्स हैं वो डेली बनते रहते हैं। ये सारा काम है, ये जो बनने का काम है, सब प्यूबर्टी अवस्था के बाद में से शुरू होता है। तो जब यौन आरंभ होता है तो ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारा था स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया।